अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मुतीबा जाहिद एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर। बच्चों, आज जो चैप्टर हमने पढ़ना है इसका नाम है थैंक यू मैम। बल्कि चैप्टर तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आज हमने सिर्फ इसकी एक्सरसाइज करनी है। तो एक्सरसाइज करने से पहले आई वांट एवरीबडी टू रिवाइज द चैप्टर। हमने चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा था? इट वाज अ स्टोरी, इट वाज अ शॉर्ट स्टोरी, ठीक है, जिसका नाम था थैंक यू मैम। और इसकी क्या थीम थी, क्या पढ़ा था हमने इसके बारे में? आई वॉन्ट स्टूडेंट्स टू आंसर दिस इन द कॉमेंट सेक्शन। आई कैन सी द कॉमेंट सेक्शन। तो जो बच्चे मौजूद हैं यहाँ पर बताएं कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर कल थैंक यू मैम में क्या पढ़ा था। व्हाट वाज द चैप्टर अबाउट? कोई क्या मोरल था उस चैप्टर के अंदर? कोई लेसन दिया गया था? व्हाट वाज द थीम ऑफ द चैप्टर? किस चीज़ के बारे में बात की जा रही थी उस चैप्टर के अंदर? ओके, आई एम वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स। चोरी नहीं करनी चाहिए। ओके, स्नैचिंग लिखना चाह रहा था शायद मलिक असावर। अच्छा, ओके, अ टीचर एंड अ स्टूडेंट। हाँ, ओके, काइंड वुमन इन टीचिंग द चिल्ड्रन द राइट पाथ। ओके, अबाउट अ बॉय हु वाज ट्राइंग टू स्टील अ रिस्पेक्टेबल लेडीज बैग टू गेट मनी टू बाय ब्लू suede shoes and the woman treated him with empathy instead of punishing him. वेरी गुड नबीहा। नबीहा ने बहुत अच्छे तरीके से पूरे चैप्टर को समराइज़ किया है। वेरी गुड नबीहा। फिर हमारे पास मिशाल ने भी कुछ कहा है, वी शुड नॉट स्टील समवन्स थिंग, इट्स अ बेटर वे टू आस्क देम फॉर दैट थिंग। वेरी गुड मिशाल, बहुत अच्छा बताया आपने, मैसेज कन्वे किया है, ठीक है। ओके, किसी ने क्लास अटेंड नहीं की थी वो भी बता रहे हैं। अच्छा, ओके, तो पूरा जो पूरा चैप्टर था वो क्या था? वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। अगर आपने कल की क्लास अटेंड नहीं की तो आप इसको यूट्यूब पे ज़रूर जाके देखिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी और बहुत अच्छे तरीके से हमने कल इसको कवर किया था। अच्छा, तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ यू वर इन द बॉयज़ प्लेस। ये क्वेश्चन नहीं है, ये इट वाज जस्ट अ पोस्ट रीडिंग थिंग। तो आप इसको मुझे सिर्फ आंसर कर सकते हैं। इफ़ यू वर इन द बॉयज़ प्लेस, हाउ वुड यू रिएक्ट टू मिसेस जॉन्स एक्शन? हाउ माइट दिस इंसिडेंट इन्फ्लुएंस योर फ्यूचर चॉइसेस? तो अब आप मुझे बताएं कि अगर आप उस बच्चे की जगह पर होते और आपके साथ सेम इंसिडेंट होता तो आप उसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते? आप उसके बाद अपनी लाइफ में या चॉइसेस चेंज करते? क्या आप पर इस तरह की किसी चीज़ का असर होता? अच्छा, ओके, आगे। ओके, यस होता। यस मैम, आई वुड ट्राई टू करेक्ट माई मोरल्स एंड एक्ट रिस्पॉन्सिबली इन फ्यूचर। वेरी गुड नबीहा। फातिमा, इफ़ यू वांट समथिंग आस्क। ओके, ठीक है, होता। ओके, अच्छा, सो बेसिकली जो चैप्टर था ना, वो चैप्टर किस चीज़ के बारे में था कि एक बच्चा था जो कि एक खातून से जाके उनका बैग खींचता है, लेकिन खातून जो थी वो बहुत लार्ज और भारी भरकम थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस बच्चे को ही वहाँ पे पटक दिया, ठीक है। अपना बैग का स्ट्रैप तो टूट गया, लेकिन क्या था, वो बच्चा जो है वो वहीं पर था। फिर उसको घसीटते हुए अपने घर ले आई और उसके बाद उन्होंने क्या किया, घर में आकर उसको खाना खिलाया और उससे कोई इरेलीवेंट क्वेश्चन नहीं किया, बल्कि उसको काइंडनेस से ट्रीट किया। उसको बाद में उससे पूछा कि तुम ये क्यों कर रहे थे, और उससे पूछा कि उसके घर में कोई है या नहीं है। उसने बताया कि ही इज़ अलोन, नोबडी, ही हैज़ नोबडी, ही हैज़ नो फैमिली। तो फिर उन्होंने उसको खाना खिलाया, ठीक है। एंड आफ्टर दैट शी गेव हिम $10 ताकि वो क्या कर सके, वो अपने लिए वो जूते खरीद सके जिसके लिए उसने उनका बैग खींचने की कोशिश की थी। तो उस बच्चे ने उससे बहुत एक अच्छा लेसन सीखा और ही जस्ट सेड थैंक यू मैम एट द एंड देन ही वेंट। और उसके बाद उसने दोबारा कभी उस खातून को नहीं देखा। तो ये थी समरी। जिन बच्चों ने कल की क्लास नहीं ली थी उनको बस मैंने थोड़ा सा बता दिया। बाकी जो क्वेश्चन था मेरा वहीं पर ही है कि अगर आप उस बच्चे की जगह होते तो क्या आप जो है उससे कुछ सीखते, इस रिएक्शन से, और आप उसके बाद अपनी फ्यूचर चॉइसेस को चेंज करते? तो बच्चों ने कहा यस, हम ऐसा करते। एंड दिस इज़ अ रियली गुड आंसर, ठीक है। कि अगर आपको कहीं पे भी मौका मिल रहा है अपने आप को सुधारने का, अपनी किसी चीज़ को चेंज करने का, तो उसको ज़रूर करना चाहिए आपको अपनी लाइफ के अंदर, जिस तरीके से उस बच्चे ने किया। अच्छा, अब हम मूव करते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द लार्ज वुमन हैव इन हर पर्स एंड व्हाट वाज मिसिंग फ्रॉम इट? उसको जो खातून थी उनके बैग में क्या था, और उसके बाद दूसरी चीज़ के उसके बैग में क्या नहीं था। ओके, हम ना क्लास के बाद ना, क्लास एंड करने के बाद आई स्टे इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, फिर आप मुझसे पूछ लिएगा जो भी आपके क्वेश्चन होंगे। अच्छा, ओके, द लार्ज वुमन हैड एवरीथिंग इन हर पर्स बट नेल्स एंड अ हैमर। वेरी गुड नबीहा। विदाउट नेल्स एंड हैमर, एवरीथिंग इन हर बैग। ओके, अब्दुल्ला, वेरी गुड।
अब ये ना एक्सप्रेशन यूज़ किया हुआ नेल्स और हैमर का सिर्फ ये बताने के लिए कि उसके बैग में हर एक ही सामान था। वैसा तो नहीं हो सकता ना कि एक इंसान के बैग में हर चीज़ हो दुनिया की, नहीं, लेकिन ये एक्सप्रेशन दिया गया है कि उसका बैग बहुत वजनी था। ही हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन हर बैग, ठीक है, यूजुअली जैसे खवातीन के बैग में चीज़ें होती हैं। अच्छा, the woman's purse had everything in it but hammer and nails. This suggests that it contained many useful items but it did not contain tools such as hammer and nails. तो ये हमें बता रहा है कि उसके बैग में बहुत ज़्यादा भारी भरकम सामान था, लेकिन अब इतना भी नहीं था कि उसमें टूल्स वगैरह भी मौजूद हों, बाकी हर चीज़ थी। वरना वो हैमर और नेल होता तो शायद वो उसके साथ भी उस बच्चे की मुरम्मत करना शुरू कर देती वहाँ पे। अच्छा, how did the boy try to snatch the woman's purse and what happened as a result? अब जो बच्चा था उसने किस तरीके से उस खातून का पर्स खींचने की कोशिश की और उसके रिजल्ट में क्या हुआ? What happened? The boy tried to snatch her bag from its strap, but instead he stumbled due to his own weight and the force of the pull. ठीक है, very good. Okay, the boy pulled the woman's arm and snatched her bag. Okay, Malaika. The boy ran behind woman and pulled the purse. Okay, the boy tried to. Okay, आप लोगों ने सब बच्चों ने बहुत अच्छे से आंसर दिया है, बिल्कुल इसी तरीके से आप अपना आंसर लिखेंगे एग्जाम के अंदर भी, ठीक है? असाविर, okay, good. अब क्या है? The boy ran up behind the woman and pulled the purse strap with a single tug. अब tug क्या होता है? जैसे tug of war में जैसे खींचने उसको कहते हैं tug. ठीक है, उसने बहुत जोर से इसको खींचा, पुल किया. The strap broke, but he lost his balance because of the weight of the purse and fell on the sidewalk instead of escaping. अब वो इतना वजनी बैग था कि उस वजनी बैग की वजह से वो जाके ज़मीन पे गिर गया, क्योंकि उस खातून ने भी उस बैग को बहुत ज़ोर से पकड़ा हुआ था और उस बैग का भी वजन ज़्यादा था, तो वो बच्चा ही वहाँ पे नीचे गिर गया. अच्छा, डिस्क्राइब द वुमेन्स रिएक्शन व्हेन द बॉय ट्राइड टू स्नैच हर पर्स. अब आप मुझे बताएंगे कि उस खातून का रिएक्शन उस टाइम पे क्या था जब बच्चे ने वो पर्स उससे स्नैच किया. The woman immediately turned around and kicked the boy. She then picked him up by the front of his shirt, shook him, and made him pick up her purse. She also asked him if he was ashamed of himself. ठीक है, अब खातून ने क्या किया? खातून ने ये सब कुछ किया जो इसमें लिखा हुआ है कि उसने पहले क्या किया? उसने पहले बच्चे को एक लगाई, राइट? एंड आफ्टर दैट उसने क्या किया? उसने उसको पिक किया, उसकी शर्ट के फ्रंट से उसको पकड़ के खींचा, उसको झंझोड़ा और उसके बाद उसको कहा कि पिक द पॉकेट बुक. ठीक है, शी मेड श्योर कि वो बच्चा जो है उस पॉकेट बुक को उठा के उसको दे. ठीक है, शी मेड श्योर कि वो वहाँ से भागे नहीं, राइट? अच्छा, लेट्स मूव फॉरवर्ड. और उसके बाद उसने क्या किया? उसने उससे क्वेश्चन भी पूछा कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही? इफ़ ही वाज अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, कि उसने जो हरकत की है क्या उसकी उसको उस चीज़ में उसको कोई शर्म आ रही है? ठीक है, तो इस तरीके के उसने उससे क्वेश्चन किए. अच्छा, फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why did the boy want the woman to turn him loose? अब वो बच्चा जो था वो क्यों चाह रहा था कि वो जो खातून है वो उसको थोड़ा सा लूज कर दे, क्योंकि उसने बहुत उसको टाइट गिरेबान से पकड़ा हुआ था, राइट? तो वो अब जो खातून से क्यों चाह रहा था कि उसको लूज करे? इसका क्या आंसर होगा बच्चों? The boy wanted the woman to turn him loose because he was scared and ashamed after trying to steal her purse. Very good, Zimil. Okay, that could be a right answer. That could be a good answer. फिर उसके बाद हमारे पास नबीहा कह रही हैं, the boy wanted her to turn him loose so that he could run as he was intimidated. Very good, ये भी हो सकता है. साविर कह रहे हैं, the boy wanted the woman to turn him loose because he was scared and ashamed after trying to steal her purse. Okay, yeah, इनमें से कोई भी आंसर हो सकता है. ठीक है, आप सब लोगों के आंसर्स बिल्कुल ठीक हैं. अच्छा, अब जो यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है हम उसको भी एक दफ़ा देख लेते हैं. The boy wanted the woman to release him so that he could run away after his failed attempt to steal her purse. अब उसकी failed attempt थी, इसके बाद वो डरा हुआ तो था कि वो कहीं उसको पुलिस के हवाले ना कर दे, वो उसके साथ कोई बुरा सलूक ना करे, वो कोई इसको मारे नहीं, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, तो जब एक इंसान ने कोई चोरी की होती है या कुछ बुरा किया हुआ होता है ना, तो उसके बाद वो क्या होता है? वो थोड़ा डरा हुआ होता है. सिमिलरली वो बच्चा भी क्या था? वो डरा हुआ था. उसको लग रहा था कि अगर वो इसको नहीं छोड़ेगी तो क्या पता उसको पुलिस के हवाले ना कर दे एंड ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, अच्छा, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. What reason did the boy give for trying to snatch the woman's purse and how did the woman respond? अब क्या है, वो जो बच्चा है उसने क्या रीज़न दी कि उसने वो जो पर्स था वो क्यों चुरा रहा था, और उसके बाद उस खातून का क्या रिस्पॉन्स था उसके आंसर पे. Let's see that. The boy said that he wanted a pair of blue suede shoes. The woman told him that he did not need to steal to get them and that he could have asked for help instead. Later, she gave him $10 to buy the shoes. Okay, तो क्या था?
वो स्वेड शूज़ खरीदना चाहता था, ठीक है, दैट इज़ अ टाइप ऑफ अ शू, ठीक है, कि एक वो जूते थे वो जिनको खरीदना चाहता था, और उसके बाद क्या था कि वो जो खातून ने उसने उसको क्या किया, उसने उसको बताया कि ये तरीका नहीं होता, आपको कोई चीज़ चाहिए तो यू शुड आस्क फॉर दैट, यू शुडंट स्टील इट फ्रॉम समबडी, ठीक है। और उसने उसको एक बहुत अच्छी एग्जांपल दी थी कि इफ़ यू विल वेयर द शूज़ आफ्टर स्टीलिंग मनी, वो क्या होगा, गेटिंग द शूज़ फ्रॉम डेविलिश वेज विल बर्न योर फीट, राइट, कि अगर आप इस तरह के जो है वो डेविल जो वाली जो रास्ते हैं, जो शैतानी रास्ते हैं, उनसे जाके वो जूते लेंगे तो वो आपके पाँव जला देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, हमें उससे बचना है। और उसके बाद क्या है कि क्या उसने उसको दिए, उसको $10 भी दिए, ठीक है। ओके, माइक, आप लोगों को आवाज़ नहीं आ रही बच्चों? एक स्टूडेंट का मैसेज आया हुआ है कि चेक योर माइक, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? ओके, ठीक है, अच्छा, लेट्स मूव फॉरवर्ड। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द वुमन ऑफर द बॉय आफ्टर ब्रिंगिंग हिम इनटू हर होम। अब उस औरत ने उस बच्चे को घर लाने के बाद क्या किया, ठीक है, उस टाइम पे उस खातून ने बच्चे के साथ कैसा सलूक किया, उसको क्या ऑफर किया जब उसको अपने घर ले आए। The woman told him to wash his face, gave him a clean towel, offered him a meal of lima beans, cocoa and cake, and later gave him $10 to buy blue suede shoes. अब ये उस औरत का जो उस बच्चे के साथ सलूक था वो बहुत ही एक डिफरेंट चीज़ थी, ठीक है। यूजुअली अगर किसी की कोई चीज़ चुराई जाए तो हम देखते हैं कि लोग क्या कर रहे होते हैं सोसाइटी के अंदर। वी हैव सीन पीपल कि अक्सर औकात कैसा होता है कि लोग जानवरों की तरह मारना शुरू कर देते हैं कि कोई इंसान किसी भी इस तरह की सिचुएशन में पकड़ा जाए, ठीक है। तो जैसे कोई चोर पकड़ा जाए, हमने देखे इस तरह के काफ़ी इंसिडेंट्स अपनी सोसाइटी में होते हुए, लेकिन ये एक बहुत ही डिफरेंट तरीके का इंसिडेंट था जो कि नॉर्मल रूटीन से डिफरेंट था। इसमें क्या हो रहा था, उस खातून ने उसका मुंह धुलवाया, उसके बाद उसको खाने के लिए चीज़ें दी, ठीक है, उसके लिए जो है वो चॉकलेट मिल्क बनाया और उसको केक दिया, और उसके बाद उसको $10 भी दिए ताकि वो जूते खरीद सके जिसके लिए वो चोरी कर रहा था। तो देखिए, इस एक इंसिडेंट ने उसकी लाइफ को पूरा बदल दिया। सो दिस इज़ वाई वी शुड बी काइंड, हमें हमेशा काइंड होने की ज़रूरत है। इवन इफ द अदर पर्सन इज़ नॉट काइंड, इवन इफ द अदर पर्सन इज़ डूइंग समथिंग रॉन्ग, दैट डजंट मीन दैट वी ऑल्सो हैव टू डू समथिंग रॉन्ग टू द पर्सन, ठीक है। तो हमें क्या है, जब कोई इंसान गलत कर रहा है तो हमें उसके साथ गलत नहीं करना, हमने ये देखना है कि क्या सही है, उसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। गलत को गलत से ठीक नहीं किया जा सकता, राइट। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से एक मैसेज यहाँ पे कन्वे किया जा रहा है। अच्छा, फिर इसके बाद क्या है, हाउ डिड द वुमेन्स एटीट्यूड चेंज टूवर्ड्स द बॉय बाय द एंड ऑफ द स्टोरी। तो किस तरीके से जो खातून है उनका रवैया उस बच्चे की तरफ बदला स्टोरी के एंड तक, शुरू से लेके एंड तक किस तरीके से जो वो खातून थी उनका रवैया उस बच्चे के लिए बदला। अब देखें, एट द बिगनिंग द वुमन वॉज एंग्री एंड स्ट्रिक्ट बिकॉज द बॉय हैड ट्राइड टू स्टील हर प्रेशर, दैट वॉज द रिएक्शन, ठीक है। वो जो फौरन एक रिएक्शन आता है ना, वो था जब उसने इसको किक किया और बच्चे के साथ उसको गर्दन से जोर से पकड़ के घसीटते हुए अपने घर तक लेकर आ रही थी। वो सारा का सारा रिएक्शन था, वो उस मोमेंट्री था, वो उस मोमेंट में था जब उस बच्चे ने वो एक्शन किया, ठीक है। एंड लेटर बाय द एंड ऑफ द स्टोरी शी बिकेम काइंड, केयरिंग एंड ट्रस्टिंग। लेकिन क्या था, स्टोरी के एंड तक वो काइंड हो गई, केयरिंग हो गई, ट्रस्टिंग हो गई। क्यों? क्योंकि अब उन्होंने उसको एक लेसन सिखाना था। शी वॉज मोर लाइक अ मदर बाय द एंड ऑफ द स्टोरी, राइट। She treated him like her own son, fed him, gave him money and advised him to behave properly, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, जब वो टाइम गुजर गया उसके बाद बच्चे को उसने किस तरीके से ट्रीट किया, उसने उसको खाना खिलाया, उसको पैसे दिए, उसको एक जो है वो एडवाइस दी कि दोबारा इस तरह की हरकत ना करना, बिहेव योरसेल्फ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमें एक मैसेज भी दे रही हैं कि जो फ़ौरन एक रिएक्शन होता है ना, जैसे मदर्स का भी एक रिएक्शन होता है, अक्सर औकात तो लग भी जाती है एक आध, या बहुत गुस्सा कर जाती है मदर्स, लेकिन उसके बाद क्या है, वो तमीज़ से आराम से समझा भी रही होती है, खाना भी खिला रही होती हैं, चुप भी करा रही होती हैं, राइट, मारने के बाद भी चुप करा रही होती हैं। तो ये सब कुछ क्या है, ये बिल्कुल उसी तरीके से वो एक मदरली नेचर जो है उस खातून की नज़र आ रही थी। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर रिसीव्ड काइंडनेस और अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम समवन व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड इट, हाउ डिड इट अफेक्ट योर बिहेवियर और परस्पेक्टिव आफ्टरवर्ड। अब ये एक क्वेश्चन है विच आई वॉन्ट एवरीबडी इन द क्लास टू आंसर। अगर हमारे पास क्लास में 63 बच्चे बैठे हुए हैं तो आई वॉन्ट 63 रिस्पॉन्सेज कि आपने कभी ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसा इंसिडेंट फेस किया हो जहाँ पे आपको काइंडनेस से ट्रीट किया जा रहा हो, जब आपको लग रहा हो कि यहाँ पे काइंडनेस नहीं की जाएगी। हाउ डिड इट अफेक्ट योर बिहेवियर और परस्पेक्टिव आफ्टरवर्ड्स। ये कभी एक स्कूल में हो सकता है, ये घर में हो सकता है, ये सोसाइटी में कहीं भी हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि अब तो मैं गया,
या अब तो मैं गई, अब तो मेरी शामत आ गई, या मैंने कुछ ऐसा कर दिया है, लेकिन उस सिचुएशन के अंदर आपके साथ कोई इतनी काइंडनेस से पेश आए कि आपका पर्सपेक्टिव ही बदल जाए उस चीज़ को लेके। आई वॉन्ट एवरीबडी टू आंसर दिस क्वेश्चन। अगर ऐसा हुआ है देन शेयर योर एक्सपीरियंस ओवर हेयर। आई वॉन्ट टू नो एवरीबडीज एक्सपीरियंस। यूजुअली स्कूल के अंदर होता है बहुत सारे बच्चे येस कह रहे हैं, बहुत सारे बच्चे नो कह रहे हैं। जितने बच्चे येस कह रहे हैं वो आंसर करें। एक बच्चा कह रहा है अभी फिजिक्स की क्लास, अच्छा बच्चे अभी क्लास फिजिक्स की देखते हैं कब होती है। आई एम टॉकिंग अबाउट द इंसिडेंट। आई वॉन्ट टू नो इफ समथिंग हैज़ हैपन इन योर लाइफ विच हैज़ चेंज योर परस्पेक्टिव। वो काइंडनेस की वजह से आपका पूरा का पूरा परस्पेक्टिव चेंज हो गया। आपको पता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से हमें ये वाली एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा मिलती हैं। Once I broke the lamp in school and the principal came. I thought I would be gone, but he was kind and gave me warning. Then he let me free. Okay, very good, हसीब। आपके प्रिंसिपल तो बड़े अच्छे हैं, इसका मतलब है। ओके अच्छा, अब ये जो है ना, ये कॉपी पेस्ट होना शुरू हो गया। हसीब की बात ही ना, एक और बच्चा, या तो यहाँ पे क्या हो रहा है? One time, one lady, आगे मुझे समझ नहीं आ रहा आपने क्या लिखा है। ओके सो दैट वाज योर रिस्पॉन्स। ओके बच्चों, ठीक है, बहुत सारे बच्चों के साथ इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं। नाइस इंग्लिश। ओके आयशा, ओके दैट वाज अ कमेंट ऑन अली नूर, राइट? अच्छा खैर, सही हो गया। तो ये इस तरह के इंसिडेंट लाइफ में हो जाते हैं। उनसे हमने एक चीज़ सीखनी होती है कि अगर हम अक्सर औकात ना, हमें उस तरह के एक इंसान की ज़रूरत होती है अपनी लाइफ में जो हमें नहीं मिला जब हमें उसकी ज़रूरत थी। तो हमें क्या करना होता है, वी हैव टू बिकम दैट पर्सन फॉर अदर पीपल, ताकि क्या कर सकें, ताकि वो इंसान उस चीज़ से ना गुजरे। ठीक है, अगर किसी से कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, तो आपने उस बंदे के साथ काइंडनेस से पेश आना है। इट्स ओके इफ़ समबडी डिड नॉट ट्रीट यू विद काइंडनेस। अगर आपके साथ कभी किसी ने काइंडनेस नहीं रखी जब आपको ज़रूरत थी उसकी, तो इट्स ओके, बट यू हैव टू बिकम द बिगर पर्सन एट दैट टाइम। यू हैव टू बिकम दैट काइंड पर्सन, ठीक है, जिसको जो किसी और की ज़रूरत को वहाँ पे जो है पूरा कर दे। तो इस ज़रूरी नहीं होता कि आपके साथ ही कुछ अच्छा हो तभी आप दूसरों के साथ अच्छा करें। कभी कभार आपको ही पहला स्टेप लेना पड़ता है। ओके तो सबको समझ में आया चैप्टर? ओके लेट्स मूव टूवर्ड्स द बुक नाउ। आपके पास बुक मौजूद है, बुक पे ज़रा आ जाए सब बच्चे। हमने यहाँ तक सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। लेट्स मूव टू द बुक। चैप्टर आपका वही है, चैप्टर नंबर 4, पेज नंबर इज 54। अब 54 पे आ जाए। अब हमारे पास जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो क्या है? एलिमेंट्स ऑफ अ स्टोरी। स्टोरी राइटिंग किस किस बच्चे को पसंद है? कौन कौन बच्चा है जो स्टोरी राइटिंग शौक से लिखता है, जिनको स्टोरीज लिखना पसंद है, स्टोरीज पढ़ना पसंद है, नॉवेल्स पढ़ना पसंद है, या फिर मूवीज देखना पसंद है, या ड्रामास देखना पसंद है? ओके सबको पसंद आ रहे हैं। इकरा कह रही हैं, कशफ हैं, ओके आमना को भी पसंद है, फरा हैं, इब्राहिम हैं, ओके आयशा को नहीं पसंद। ओके ओके इट्स ओके इफ यू लाइक दीज थिंग्स इन उर्दू और इंग्लिश, इट्स योर चॉइस, ठीक है। सवेरा को भी पसंद है, हुज़ैफा को नहीं पसंद। ओके कायनात, ओके वैसे ये नोट करिए कि बहुत ज़्यादा लड़कियों का आ रहा है आंसर येस में और लड़कों का नो में जा रहा है। आई डोंट नो व्हाई, बट ये काफ़ी नज़र आ रहा है, लाइक इट्स विजिबल। देखिए अब्दुल्ला भी कह रहे हैं नो। ओके अच्छा, अब हम बात करते हैं कि एक स्टोरी होती क्या है, किस तरीके से कंस्ट्रक्ट की जाती है, उसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। आज हम अभी भी ये पढ़ेंगे। ओके तो अब वापस आ जाएं आप इसके ऊपर। इसमें क्या है? एलिमेंट्स ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी। एक शॉर्ट स्टोरी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है आपके पास सेटिंग। सेटिंग क्या होती है? किसी को बच्चे को पता है कि व्हाट इज अ सेटिंग? व्हाट इज सेटिंग इन अ स्टोरी? एक स्टोरी के अंदर सेटिंग किस चीज़ को कहते हैं? ओके ये हमारे पास और बच्चों के रिस्पॉन्स आ रहे हैं पिछले वाले उसके साथ। मिशाल का ठीक है, मिशाल ओके दैट्स ओके। फिर हमारे पास हम अब मूव कर गए ना शॉर्ट स्टोरी पे। सेटिंग ऑफ स्टोरी इज द टाइम एंड प्लेस। ओके ठीक है, हमारे पास यहाँ पर रिस्पॉन्स आना शुरू हो गए। सेटिंग इज बेसिकली टाइम एंड प्लेस। टाइम एंड प्लेस। ये विजिबल है या नहीं? नहीं, येलो कलर इज नॉट विजिबल। लेट्स यूज रेड कलर ओवर हियर। तो
तो हम इसको रेज कर देते हैं यहाँ से, इसको अनडू कर लेते हैं। अच्छा, तो क्या है, सेटिंग इज बेसिकली टाइम एंड प्लेस। इसको हम थोड़ा बड़ा भी कर लेते हैं ताकि इजीली विजिबल हो जाए। टाइम एंड प्लेस, ये टाइम एंड प्लेस इन रेफरेंस टू स्टोरी है, किस टाइम पे किस जगह पर वो जो स्टोरी है वो टेक प्लेस हो रही है। फॉर इंस्टेंस आपकी जो स्टोरी है वो आपके बेडरूम में है, ठीक है, आप जो स्टोरी लिख रहे हैं वो एक इंसान की सोच के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं कि वो अपने कमरे में बैठा हुआ क्या सोच रहा था, क्या सब कुछ चल रहा था, तो आपकी स्टोरी की सेटिंग वो बेडरूम होगा। अगर आपका एक स्टोरी है जो क्लासरूम में स्टार्ट हो रही है, एक स्कूल के अंदर है, तो स्कूल उसका क्या होगी, उसकी सेटिंग होगी, ठीक है। उसके अलावा वो सुबह का टाइम है, वो रात का टाइम है, वो सीजन कौन सा है, ठीक है, और क्या एटमॉस्फेयर है, ये सब कुछ आपकी सेटिंग के अंदर आता है, ठीक है। फिर हमारे पास जो दूसरी चीज़ आती है वो होते हैं कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स आर रियली इंपॉर्टेंट इन योर स्टोरी, ठीक है। सेटिंग इंट्रोड्यूस करने के बाद आप कैरेक्टर पे ही जाते हैं। पहले आप पिक्चर क्रिएट करते हैं एक रीडर के माइंड में कि किस तरीके का रूम है। फॉर इंस्टेंस इफ आई हैव टू राइट अ स्टोरी जिसके अंदर इस रूम को लिखा जा रहा होगा, तो मैं इस रूम की एक एक चीज़ को डिपिक्ट करूंगी, एक एक चीज़ को शो करूंगी, ठीक है। जिस तरीके से एक मूवी स्टार्ट होती है ना, कैमरा स्टार्ट होता है, मूव करता है एक जगह से, होता 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 फिर जाके वो एक कैरेक्टर पे पहुंचता है। पूरा अगर एक क्लासरूम की स्टोरी दिखाई जा रही है किसी भी ड्रामा के अंदर, तो आप देखेंगे कि पहले क्लासरूम में दिखाया जाएगा एक टीचर है, वो पढ़ा रही है, बच्चे बैठे हुए हैं, और फिर उन बच्चों के अंदर से ही एक कैरेक्टर निकल आएगा कि ये कैरेक्टर जो है वो स्टोरी, जिसकी इर्द गिर्द स्टोरी जो है वो रिवॉल्व करने वाली है। ओके तो कैरेक्टर्स आपके क्या होते हैं, इसको जब हम कैरेक्टर्स पे आते हैं तो कैरेक्टर्स आपके दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव कैरेक्टर होता है, एक नेगेटिव कैरेक्टर होता है, ठीक है, जिसको हम प्रोटैगनिस्ट और एंटेगनिस्ट कहते हैं, जिसको हम हीरो और विलन कहते हैं। हीरो पॉजिटिव कैरेक्टर या फिर प्रोटैगनिस्ट, ये सब एक ही इंसान के नाम है, एक ही कैरेक्टर के नाम है। ऑन दी अदर हैंड एंटेगनिस्ट, नेगेटिव कैरेक्टर, विलन, ये एक ही कैरेक्टर, एक ही साइड के कैरेक्टर्स हैं, ओके। तो फिर उसके बाद क्या है, हम यहाँ पर करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। फिर है कॉन्फ्लिक्ट, एक प्रॉब्लम हो सकता है, एक कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, एक इश्यू हो सकता है, वो एक इंसान के अंदर भी हो सकता है, वो अच्छाई बुराई का हो सकता है, वो अच्छे बुरे के किसी भी चीज़ के बारे में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, किसी प्रॉब्लम के बारे में हो सकता है, वो आपके पास कॉन्फ्लिक्ट आता है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। फिर आता है प्लॉट। प्लॉट इज बेसिकली सीरीज ऑफ एक्शन, कि पूरी स्टोरी किस तरीके से मूव करेगी, उस स्टोरी के अंदर कहाँ पर उतार चढ़ाव आएगा, कहाँ पर आपने किस तरीके से बात करनी है, ओके। फिर आती है थीम। थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्या मैसेज कन्वे किया जा रहा है, किस थीम पे पूरी स्टोरी लिखी जा रही है, ठीक है, काइंडनेस पे लिखी जा रही है, फ्रेंडशिप पे लिखी जा रही है, ये क्या क्या मोरल दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें एक स्टोरी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। हमारे पास जो टेक्स्ट दिया गया है बुक में वो क्या है। अच्छा, every story must have these 5 essential elements: the plot, setting, characters, point of view, theme and conflict। तो ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि आप फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं या थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं, कि आप खुद एक स्टोरी का कैरेक्टर हैं या फिर आप एक आउटसाइडर बन के स्टोरी लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आई का वर्ड इस्तेमाल करेंगे ना, तो आप फिर अपने आप को कैरेक्टर बना के लिख रहे हैं। लेकिन अगर आप ही शी करके बात कर रहे हैं तो आप एक थर्ड पर्सन नैरेटिव से लिख रहे हैं, थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा whether we know it or not, we automatically incorporate all these components while we are narrating a story to our family or our best friends. It's what gives the narrative its flow, generates suspense and excites the audience। तो जब भी हम किसी को कोई स्टोरी सुना रहे होते हैं, कोई स्टोरी लिख रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आप स्टोरी के अंदर डाल देते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप पहले सोचने बैठ के कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, क्योंकि अब इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है, हमें पता है कि स्टोरी के ये सारे फीचर्स होते हैं। हम स्टोरी बताते वक्त, लिखते वक्त हर चीज़ के अंदर क्या है, इन चीज़ों को ऑटोमेटिकली डाल देते हैं। अच्छा, let's look at famous fairy tale Cinderella and see how these elements are used in that story। अच्छा, यहाँ पे सिंड्रेला को ब्रेक डाउन किया गया है इनटू डिफरेंट पोर्शंस, जिसके अंदर हर चीज़ लिखी गई है कि कैरेक्टर्स कहाँ हैं और हर चीज़ क्या क्या है, तो हम उसको देख लेते हैं। इसके अलावा मैंने आप लोगों को, मेरा ख्याल है एक दफ़ा पहले जब स्टोरी राइटिंग पढ़ाई थी तो मैंने उसमें आप लोगों को एग्जाम्पल दी थी थर्स्टी क्रो की। तो अभी हमारे पास एक फेरी टेल है, हम उसको देख लेते हैं। अच्छा, अब कैरेक्टर्स क्या है। द माउस पीस ऑफ द राइटर सिंड्रेला, द प्रोटैगनिस्ट अ काइंड एंड मिसट्रीटेड यंग वुमन, ठीक है, एक लड़की है, ठीक है, और वो क्या कर रही है, वो प्रोटैगनिस्ट है, वो हीरो है स्टोरी की, और उसके बाद क्या है, वो काइंड है लेकिन उसको मिसट्रीट किया जा रहा है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। फिर जो दूसरा मेन कैरेक्टर वो क्या है, वो ईवल स्टेप मदर है, ठीक है, जो कि एंटेगनिस्ट है स्टोरी की, ठीक है, जो विलन है, ठीक है।
प्रोटैगनिस्ट और एंटेगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट हीरो होता है, एंटेगनिस्ट विलन होता है। तो जो इविल स्टेप मदर है दैट इज द एंटेगनिस्ट ऑफ द स्टोरी हु मिसट्रीट सिंड्रेला, जो सिंड्रेला को क्या करी है, मिसट्रीट करी है। फिर क्या है, फेरी गॉड मदर, वो क्या है, अ मैजिकल कैरेक्टर हु हेल्प सिंड्रेला, ठीक है। फिर एक आपने देखा होगा एक परी आती है जो उसको हेल्प करी होती है, दैट इज फेरी गॉड मदर, जो स्टोरी के अंदर होती है। वो क्या होती है, वो एक मैजिकल कैरेक्टर है जो कि एक, जो किसके लिए है, जो फेवर में आ रहा है, वो हीरो की मदद करने के लिए आ रहा है। साइड कैरेक्टर्स इस तरीके से होते हैं। फिर क्या है, प्रिंस चार्मिंग। अब प्रिंस चार्मिंग क्या था, द रॉयल फिगर हु फॉल्स इन लव विद सिंड्रेला। तो वो क्या था, वो एक शहजादा था जो क्या करता है, जो आता है उसको सिंड्रेला के साथ उसको प्यार हो जाता है। फिर करते हैं नेक्स्ट बात हम सेटिंग की। अब सेटिंग क्या है, टाइम एंड प्लेस वेयर द स्टोरी अनफोल्ड्स। जहाँ पे स्टोरी जो है वो सामने आ रही है वो क्या है, वो सेटिंग है। अब द स्टोरी कहाँ होती है, द स्टोरी इज सेट इन मिडिवल लाइक किंगडम विद अ ग्रैंड पैलेस एंड सिंड्रेलाज हम्बल होम। अब इसमें दो डिफरेंट तरह की जगह आ रही हैं। एक सिंड्रेला का छोटा सा घर है, हम्बल सा घर है, ऑन द अदर हैंड जो दूसरा है वो ह्यूज पैलेस है, ठीक है, जो कि एक क्या है, किंगडम का जो भी उस बादशाह का जो महल है वो आ रहा है। दो चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। अब प्लॉट क्या है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट मेक अप द स्टोरी। किस सीक्वेंस में स्टोरी जो है वो आगे बढ़ी है उसको हम प्लॉट कहते हैं। सिंड्रेला फेसेस हार्डशिप बट इज मैजिकली ट्रांसफॉर्म्ड फॉर द रॉयल बॉल। अब वहाँ पे एक इवेंट था रॉयल बॉल जिसके लिए सिंड्रेला क्या करती है, बहुत ज़्यादा वो हार्डशिप फेस करती है, लेकिन फिर क्या करती है, मैजिकली ट्रांसफॉर्म हो जाती है, वही फेरी गॉड मदर की हेल्प से। वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, वो एक बहुत ही खूबसूरत और एक ड्रेस के अंदर ट्रांसफॉर्म होकर पहुंच जाती है। अ की इवेंट इज हर मीटिंग विद प्रिंस चार्मिंग एंड द सब्सिक्वेंट सर्च फॉर हर यूजिंग द लॉस्ट ग्लास स्लिपर। अब क्या होता है, आपको पता है, सबने सिंड्रेला स्टोरी पढ़ी हुई है, सबको पता है कि वो रात के 12 बजे तक उसको फेरी गॉड मदर ने कहा होता है कि उसने वापस आ जाना है। तो वो जो चीज़ें उसने मैजिक से उसको बना के दी हुई होती हैं वो सब 12 बजे ख़त्म हो जाती हैं। तो क्या करती है, वो अपना जूता वहीं पे उसका रह जाता है, वापस अपने घर आ जाती है। और वो उस टाइम तक उस शहजादे को, उस प्रिंस चार्मिंग को पसंद आ चुकी होती है। तो क्या करता है, वो उसको उस स्लीपर की मदद से, वो जो ग्लास स्लीपर होता है उसकी मदद से ढूंढता है कि वो जिसको फिट होगा वो सिंड्रेला होगी। द स्टोरी कंक्लूड्स विद सिंड्रेला मैरिंग द प्रिंस। और स्टोरी कहाँ पर आके एंड होती है, जहाँ पे सिंड्रेला की उस प्रिंस के साथ शादी हो जाती है। तो ये एक फेरी टेल है, इसको फेरी टेल की हद तक ही पढ़ें और देखें कि ये क्या है। इसके अंदर इसका एनालिसिस बस हम कह रहे हैं कि इसके अंदर स्टोरी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, अब कॉन्फ्लिक्ट क्या था, द सेंट्रल स्ट्रगल और प्रॉब्लम फेस्ड बाय कैरेक्टर्स। अब इसके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है वो मेन डिसएग्रीमेंट है और जो फाइट है वो क्या है, द कॉन्फ्लिक्ट इज सिंड्रेला रिवॉल्व्स अराउंड हर मिसट्रीटमेंट by her stepmother and stepsisters, creating a stark contrast between the oppressive home life and her dream of attending the royal ball. अब क्या है, वो रॉयल बॉल अटेंड करना चाहती थी, वो इवेंट अटेंड करना चाहती थी जहाँ पे सारे जा रहे थे, लेकिन क्या था, उसके घर का जो माहौल था वो बहुत ही डिफरेंट था। उसकी स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर्स उस पर बहुत जुल्म करती थी और उसके बाद ये स्ट्रगल कि वो जाएगी उस इवेंट पे या नहीं जाएगी, ये बेसिक कॉन्फ्लिक्ट पहले था, ठीक है। और इसके अलावा जो उसकी हार्डशिप्स हैं वो भी एक कॉन्फ्लिक्ट था, ठीक है, और एक उसकी ईज के बीच में। तो जो थीम्स थी उसके अंदर क्या थी, सेंट्रल आइडिया और मैसेज कन्वेड बाय द स्टोरी। थीम इंक्लूड्स द ट्रायम्फ ऑफ गुडनेस ओवर एडवर्सिटी, कि हमेशा जो गुडनेस है, जो अच्छाई है, उसको बुराई से की जगह उसको ही सक्सेस मिलती है, अच्छाई को सक्सेस मिलती है, ठीक है। अच्छा, द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ लव एंड द आइडिया दैट काइंडनेस इज रिवॉर्डेड, ठीक है। तो ये सारे भी इसके अंदर क्या है, सेंट्रल आइडियाज थे। फिर टोन अगर हम बात करें तो वो क्या होती है, वो ऑथर का एटीट्यूड होता है टुवर्ड द सब्जेक्ट और द ऑडियंस, कि ऑडियंस और सब्जेक्ट की तरफ किस तरीके से उसका एटीट्यूड है। द टोन इज ऑफन मैजिकल एंड whimsical, emphasizing the fairy tale nature of the story. It becomes hopeful and uplifting as Cinderella's fortune change. As Cinderella's fortune change. अच्छा, अब क्या होता है, इसमें मैजिकल और whimsical सारे एलिमेंट नजर आ रहे हैं, कि फेरी टेल के जो जितने एलिमेंट्स होते हैं वो सब नजर आ रहे हैं, ठीक है, कि होपफुलनेस नजर आ रही है कि किस तरीके से सिंड्रेला जो है वो एक छोटे से घर से और वो एक जितनी भी हार्डशिप थी उसकी लाइफ में उसमें से निकल के वो कहाँ तक पहुँच गई। अब पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, पर्सपेक्टिव फ्रॉम विच द स्टोरी इज नरेटेड। अब आपका पर्सपेक्टिव किस तरीके से स्टोरी लिखी जा रही है, कि क्या फर्स्ट पर्सन से लिखी जा रही है, थर्ड पर्सन से लिखी जा रही है। टिपिकली टोल्ड फ्रॉम अ थर्ड पर्सन omniscient perspective, following insight into the thoughts and feelings of multiple characters, especially Cinderella. The perspective enhances the fairy tale's magical elements and emotional depth. अब यूजुअली आपकी जो स्टोरीज होती है ना वो थर्ड पर्सन में लिखी जाती हैं, सिंड्रेला वेंट देयर या शी और इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करके, ठीक है। इसका मतलब है कि जो राइटर है वो सिर्फ व्यूअर है, वो एक साइड पे बैठ के स्टोरी देख रहा है और लिख रहा है।
वो स्टोरी का पार्ट नहीं है, लेकिन सम टाइम्स स्टोरी कैरेक्टर्स कभी कभार स्टोरी का पार्ट भी होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में भी स्टोरी लिखी जाती है, आपके मेन कैरेक्टर की वॉइस में भी लिखी जा सकती है, या फिर कोई साइड कैरेक्टर की वॉइस में भी कभी कभार लिखी जाती है। अब आपके पास आता है असल टास्क। टास्क क्या है? नाउ रीड द स्टोरी, थैंक यू मैम अगेन, आइडेंटिफाई एंड राइट द एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी इन द गिवन टेबल। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि सेटिंग उस स्टोरी की क्या थी। आई वॉन्ट एवरीबडी टू पार्टिसिपेट इन द क्लास। हमारे पास 78 पार्टिसिपेंट्स हैं। सब बच्चे मुझे बताएं कि थैंक यू मैम के अंदर सेटिंग क्या थी, किस जगह पर स्टोरी जो है वो टेक प्लेस हुई, वो पूरी की पूरी स्टोरी का जो इंसिडेंट है वो कहाँ हुआ, और उसके बाद कौन कौन सी जगह है जो स्टोरी में नजर आ रही है, टाइम एंड प्लेस, सेटिंग क्या क्या है। अब आप मुझे बताएं। आई एम वेटिंग फॉर एवरीबडी टू आंसर। स्ट्रीट प्लस सिटी स्ट्रीट एट नाइट, वेरी गुड, प्लस मिसेस जॉन्स होम, ये वुमेन्स कर दें, ठीक है। एट नाइट, अब सेटिंग हमारे पास नाइट की है, रात के 11 बजे वो अपनी शिफ्ट से वापस आ रही थी, राइट। फिर इसके बाद क्या है, प्लॉट क्या है इसका, स्ट्रीट है और हाउस है, वेरी गुड। प्लॉट में आप क्या लिखेंगे? प्लॉट आप एक लाइन में लिख देंगे, ठीक है। रॉजर ट्राइज टू स्नैच मिसेस जॉन्स पर्स, शी कैचेस हिम, टेक्स हिम होम, फेड हिम एंड टीचेस हिम अ लेसन, ठीक है। फीड्स हिम एंड टीचेस हिम अ लेसन, वेरी गुड, ठीक है। तो क्या है कि सारे के सारे सीरीज ऑफ इवेंट, जितनी सीरीज ऑफ इवेंट है वो हमने डिस्कस कर ली कि वो क्या थी। कि उसने स्नैच करने की कोशिश की, उसके बाद वो उसको घर ले गई, उसने काइंडनेस दिखाई, उसने उसको पैसे दिए और उसको वहाँ से भेज दिया, ठीक है, उसको एडवाइस करके भेज दिया। अब कैरेक्टर्स कौन कौन से थे इसके अंदर? यंग बॉय रॉजर प्लस हैवी लार्ज वुमेन, ठीक है। आप इसको किस तरीके से लिखना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। आप दोनों के नाम लिख सकते हैं, रॉजर एंड ल्यूला जॉन्स, ठीक है। आप इस तरीके से लिखते हैं, मिसेस जॉन्स लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें वो आप इसमें लिख सकते हैं, मिस जॉन्स लिख सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं, वॉशिंगटन जॉन, ठीक है, जो भी नेम है वो आप लिख सकते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू, अब कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी लिखी गई है? फर्स्ट पर्सन है या थर्ड पर्सन है? आई वॉन्ट एवरीबडी टू पार्टिसिपेट इन द क्लास। पॉइंट ऑफ व्यू कौन सा था? थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन नहीं है इसके अंदर, वेरी गुड। फिर है थीम। थीम क्या है? इस पूरे के पूरे जो चैप्टर हमने पढ़ा है इसकी थीम क्या थी? काइंडनेस, ओके, वेरी गुड। ट्रस्ट एंड काइंडनेस, वेरी गुड। पावर ऑफ काइंडनेस, ट्रस्ट एंड द आइडिया दैट पीपल डिजर्व अ सेकंड चांस, वेरी गुड बुशरा, बुशरा ने बहुत अच्छे से लिखा है, ठीक है। तो क्या है, काइंडनेस की थीम थी इसके अंदर और सेकंड चांस की थीम थी, सॉरी, प्लस क्या थी, ट्रस्ट की थीम थी। कॉन्फ्लिक्ट क्या था? व्हाट वाज द कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी? ओके, काइंडनेस चेंज पीपल, ठीक है सारा, ठीक है। ओके, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी था, गिल्ट वाला, और डिजायर टू चेंज, ठीक है। गिल्ट, गुड वर्सेस बैड कॉन्फ्लिक्ट था, ठीक है। चेंज था, ठीक है, चेंज, ठीक है, ये सारी चीज़ें का कॉन्फ्लिक्ट अंदर आ रहा था कि प्रॉब्लम थी और उसका सोल्यूशन था, ठीक है। तो क्या था, मिसट्रस्ट वर्सेस ट्रस्ट का कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था, सही है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर थी। यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर हो गया? आई वॉन्ट एवरीबडी टू टेल मी, यहाँ तक आप लोगों को क्या समझ में आया कि एक स्टोरी के अंदर सेटिंग, प्लॉट, कैरेक्टर, पॉइंट ऑफ व्यू, थीम, कॉन्फ्लिक्ट, इन सब चीज़ों को किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ओके, सब बच्चों को समझ में आ गया, वेरी गुड। इसका मतलब है कि सब बच्चे बहुत अटेंटिवली सुन रहे थे और सबने इसको कर लिया। अच्छा, अगर अभी मैं आप में से किसी बच्चे को बोलूँ कि आपने कोई स्टोरी लिखनी है तो क्या आप लोग स्टोरी लिख सकते हैं? अगर मैं आप लोगों को होमवर्क दूँ कि हर बच्चे ने एक स्टोरी लिखनी है, शॉर्ट स्टोरी हो सकती है, 150 to 200 वर्ड्स की स्टोरी लिख लें, ठीक है, वेरी गुड। आपकी स्टोरी का टॉपिक है काइंडनेस,
ठीक है, जिस तरीके से थैंक यू मैम में काइंडनेस थी ना, बिल्कुल इसी तरीके से आप बेशक इसी को ही शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, या कोई और स्टोरी आपने कहीं पढ़ी हो आप उसको भी रिक्रिएट करना चाहें तो आप रिक्रिएट कर सकते हैं। अगर आप अपनी स्टोरी खुद से लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। आई वॉन्ट एवरीबडी टू राइट अ स्टोरी ऑन काइंडनेस, और आप उसको कल की क्लास में मेरे से शेयर कर सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में मुझे वो स्टोरी भेज सकते हैं, मैं वहाँ से रीड करूँगी और आप लोगों को वहाँ पर रिप्लाई भी कर दूँगी। ओके, तो ये आप लोगों का टास्क है, एवरीबडी हैज़ टू राइट अ स्टोरी ऑन काइंडनेस। ठीक है, तो ये काम हो जाएगा कल तक, इंशाल्लाह हो जाएगा। ओके, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। तो ये थी आज की क्लास जिसमें हमने जो है वो क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया और उसके बाद हमने स्टोरी राइटिंग को बहुत डिटेल में डिस्कस किया। अब कल इंशाल्लाह हम इससे आगे की जो एक्सरसाइज है उसको कल की क्लास में करेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, आई विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़ एवरीबडी।